लोग कहते हैं ना कि किताबें किसी भी दौर का आईना होती हैं। वो हमें उस समाज की सोच, उसकी चिंताएं और उसके सपनों को दिखाती हैं। तो चलिए आज 2025 के इसी आईने में झांककर देखते हैं कि विचारों की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? वो है ये लिस्ट, जिसमें शामिल हैं साल की कुछ सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली किताबें। यही किताबें हैं जो हमें बताएंगी कि 2025 में दुनिया के बड़े बड़े दिमाग क्या सोच रहे थे और बहस आखिर किन मुद्दों पर छिड़ी हुई थी। तो इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हमने इन किताबों को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है सत्ता और राजनीति, दूसरा हम देखेंगे अतीत को, तीसरा कुछ खास लोगों की जिंदगियों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे उन विचारों की जो हमारा आने वाला कल तय कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी टॉपिक से, सत्ता और राजनीति। इस सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में और भारत में पावर, गवर्नेंस और नेशनल आइडेंटिटी को लेकर कौन सी बड़ी बहसें चल रही थीं और ये किताबें उन बहसों को क्या नया मोड़ दे रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2025 में वो कौन से बड़े पॉलिटिकल सवाल थे जो सबके दिमाग में घूम रहे थे। और मजे की बात यह है कि इस साल की किताबें कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले चलिए ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। यहाँ ना लीडरशिप के दो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल दिखते हैं। देखिए, एक तरफ है जेसिंडा अर्डन, जिनकी किताब बात करती है एक अलग तरह की पावर की, मतलब सहानुभूति और मिलकर काम करने वाली ताकत। वहीं दूसरी तरफ है जॉर्जिया मेलोनी, जो कहती हैं कि उनकी असली ताकत उनकी जड़ें और उनके राष्ट्रवादी सिद्धांत हैं। और इन दोनों के बीच पंकज मिश्रा जैसे थिंकर्स हैं, जो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जैसी किताबों में ये एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे कुछ बड़ी घटनाएं दुनिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देती हैं। और दुनिया के इसी उथल-पुथल के बीच एक बड़ा सवाल भारत को लेकर भी उठता है, जैसा कि एस जयशंकर अपनी किताब के टाइटल में ही पूछ लेते हैं, व्हाई भारत मैटर्स। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना, ये एक तरह का दावा भी है, एक कॉन्फिडेंस है। और जब बात भारत की आती है ना, तो यहाँ भी कई लेवल पर चीजें चल रही हैं। एस जयशंकर की किताबें ये कह रही हैं कि भाई अब भारत सिर्फ दुनिया के नियम मानने वाला नहीं रहा, बल्कि नियम बनाने वालों में से एक बनने की राह पर है। दूसरी तरफ गौतम चिंतामणि की किताब हमें पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर की झलक देती है कि असल में पावर सेंटर काम कैसे करता है। और देश के अंदर देखें तो एसवाई कुरैशी जैसे एक्सपर्ट्स वो डेमोग्राफी और डिलिमिटेशन जैसे बहुत ही पेचीदा मुद्दों पर डिबेट शुरू कर रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी साबित होंगे। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, यानी अतीत पर एक नई नज़र। कहते हैं ना, हिस्ट्री को समझे बिना फ्यूचर नहीं समझ सकते। तो बस इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि कैसे राइटर्स इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं ताकि आज के मुश्किल सवालों के जवाब मिल सकें। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि कल की कहानियों ने आज की हमारी डिबेट्स को कैसे शेप किया है। देखिए, ये किताबें सिर्फ पुरानी बातें नहीं बता रही, ये तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक ब्रिज बना रही हैं, ये समझाने के लिए कि हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पहुँचे कैसे। इस साल एक ट्रेंड तो बहुत साफ दिखा, भारत के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के लेगेसी को फिर से जांचा परखा जा रहा है। राइटर्स आज के नज़रिए से देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी के जो बड़े फैसले थे उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी आइडियोलॉजी और गठबंधन की पॉलिटिक्स के बीच बैलेंस कैसे बनाया। मतलब मकसद सिर्फ तारीफ करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनकी लीडरशिप से आज क्या सीखा जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ बड़े नेताओं की नहीं है ना, हिस्ट्री सिर्फ उनकी कहानी तो नहीं होती। इस साल राइटर्स ने हमें यह भी दिखाया कि इतिहास को एक बड़े कैनवस पर देखना कितना जरूरी है, क्योंकि असली कहानी वो तो अक्सर साइडलाइंस में, हाशिए पर ही मिलती है। यहाँ आप देखिए कि हिस्टोरिकल राइटिंग का स्कोप कितना बड़ा है। एक तरफ सुजाता मैसी हमें पिछले 500 सालों के एनवायरमेंटल हिस्ट्री के सफर पर ले जाती हैं, जो आज के क्लाइमेट क्राइसिस को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। वहीं प्रेम प्रकाश उन कहानियों को सामने ला रहे हैं जिन्हें मेनस्ट्रीम हिस्ट्री ने अक्सर भुला दिया। और फिर गोपाल कृष्ण गांधी जैसे लोग हैं जो आज़ाद भारत की कहानी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए एक बहुत ही मानवीय ढंग से हमारे सामने रखते हैं। ओके, तो हमारा तीसरा टॉपिक है लाइव्स इन फोकस, यानी वो जिंदगियां जो सुर्खियों में रहीं। इसमें हम कुछ ऐसी बायोग्राफीज और मेमोइर्स की बात करेंगे जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे जमाने की तस्वीर दिखाती हैं जिसमें वो इंसान जिया। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ समाज पर असर डालने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी, जो पॉलिटिक्स के जरिए समाज को बदलने की कहानी है,
और दूसरी तरफ दिलीप कुमार की कहानी, जो आर्ट और सिनेमा के जरिए लाखों लोगों के दिलों पर राज करने की कहानी है। दोनों ने अपने अपने तरीके से समाज पर गहरा इम्पैक्ट डाला और ये दिखाता है कि इन्फ्लुएंस के रास्ते कितने अलग-अलग हो सकते हैं। और बायोग्राफीज का एक कैनवस और भी बड़ा और रंगीन है। देखिए, इसमें महान मैथमेटिशियन रामानुजन की कमाल की कहानी भी है, तो वहीं अरुण शौरी जैसे राइटर सावरकर जैसी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी को फैक्ट्स के आधार पर फिर से एनालाइज कर रहे हैं। इनके अलावा निरंजन देसाई और अभिजीत मुखर्जी की किताबें हमें डिप्लोमेसी और कुछ कॉम्प्लेक्स लीगल केसेस की दुनिया के उन हिस्सों में ले जाती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। मतलब हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रही है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आइडियाज शेपिंग टुमारो, यानी वो आइडियाज जो हमारा भविष्य तय करेंगे। यहाँ हम उन किताबों को देखेंगे जो हमारे इकोनॉमी, सोसाइटी और प्लैनेट के सामने जो आज के चैलेंजेस हैं उनसे सीधे सीधे बात कर रही हैं और आगे का रास्ता भी दिखा रही हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य के इन बड़े चैलेंजेस के लिए राइटर्स क्या नए आइडियाज और सॉल्यूशंस दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये किताबें सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने के लिए नहीं लिखी गई हैं, बल्कि इनका मकसद हमें रास्ता दिखाना भी है। यहाँ देखिए, 3 बड़े एरियाज के लिए कुछ नए मॉडल्स सामने आ रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें तो गौतम बैद धनोमिक्स का आइडिया ला रहे हैं, जो शायद हमारे ट्रेडिशनल आर्थिक सोच को चैलेंज करता है। क्लाइमेट चेंज की चुनौती के लिए जगदीश शुक्ला ए बिलियन बटरफ्लाइज में एक नया नजरिया दे रहे हैं। और नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी अपनी किताब छौंक में फूड, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के बीच के गहरे कनेक्शन को समझा रहे हैं। ये सभी किताबें ये स्टेटस को पर सवाल उठा रही हैं। और इन आइडियाज़ का जो दायरा है ना, वो सिर्फ इकोनॉमी या एनवायरनमेंट तक ही नहीं है। नहीं, राइटर्स ने नेशनल सिक्योरिटी से लेके हमारी पर्सनल हेल्थ तक, मतलब जिंदगी के हर जरूरी हिस्से के बारे में नए सिरे से सोचा है और कुछ बोल्ड आइडियाज सामने रखे हैं। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलोन की किताब हमें नेशनल सिक्योरिटी के उन चैलेंजेस के बारे में बताती है जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता। वहीं TN खोशू की किताब याद दिलाती है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कितने रेलेवेंट हैं। और जब बात आती है पर्सनल हेल्थ की, तो द वेट लॉस रेवोल्यूशन जैसी किताबें दिखाती हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। तो जब हम इन सारी किताबों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। ये 2025 की पिक्चर है। एक ऐसा साल जो अपने इतिहास को फिर से समझने की कोशिश कर रहा है, अपनी पहचान को नए सिरे से डिफाइन कर रहा है और अपने भविष्य के लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहा है। ये एक ऐसे समय का लिटरेचर है जो खुद से सवाल कर रहा है और एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। और अब आखिर में एक सवाल, अगर इस लिस्ट में एक और किताब जोड़ने का मौका मिले तो 2025 की कौन सी कहानी या कौन सा टॉपिक है जो लगता है कि इसमें होना चाहिए था, जो मिस हो गया? सोचिएगा जरूर, क्योंकि हर किताब एक नई बातचीत की शुरुआत ही तो होती है।